अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू प्रोग्रामिंग कॉलेज। और आज की वीडियो के अंदर हम लोग फर्स्ट ईयर कंप्यूटर साइंस में चैप्टर नंबर 3 की एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। सो स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज को सॉल्व करना। सबसे पहले हम एमसीक्यूज़ को सॉल्व करते हैं। तो ये जो पहला एमसीक्यूज़ है वो ये कह रहा है कि एक वेल डिफाइंड प्रॉब्लम के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं। तो ये हमें यहाँ पे थर्ड ऑप्शन जो इसका मिल रहा है वो कहता है क्लियर गोल्स इनपुट प्रोसेस और आउटपुट जहाँ पे होता है, तो वो जो है इसका करेक्ट आंसर होने वाला है। उसके बाद है जी कम्प्लेक्सिटी क्लासेस रिप्रेजेंटिंग प्रॉब्लम सॉल्विंग सॉल्वेबल एफिशिएंसी बाय डिटर्मिनिस्टिक एल्गोरिदम के जी डिटर्मिनिस्टिक एल्गोरिदम्स की कौन सी जो है वो कम्प्लेक्सिटी क्लासेस होती है। तो ये पी टाइप की जो हमारी प्रॉब्लम्स होती थी वो डिटर्मिनिस्टिक में आती थी और एनपी नॉन डिटर्मिनिस्टिक में आती थी। उसके बाद है द स्टेटमेंट दैट अप्लाइज टू अनसॉल्वेबल प्रॉब्लम, यानी अनसॉल्वेबल प्रॉब्लम के ऊपर कौन सी जो है वो स्टेटमेंट अप्लाई होती है। तो अनसॉल्वेबल प्रॉब्लम किसी एल्गोरिथम से सॉल्व नहीं होती, तो इसका आंसर क्या होगा, बी होने जा रहा है। ठीक है। उसके बाद फोर्थ ऑप्शन है जी, फोर्थ क्वेश्चन है द मीनिंग ऑफ एनपी इन कंप्यूटेशनल कम्प्लेक्सिटीज। तो एनपी का मतलब होता है नॉन डिटर्मिनिस्टिक पोलिनोमियल टाइम। उसके बाद जी पांचवा हमारे पास एमसीक्यूज है कि कौन सा जो सर्चिंग एल्गोरिथम है वो लार्ज डेटा सेट के लिए एफिशिएंट है। तो बुक में तो आपने जो है वो सर्चिंग एल्गोरिथम अलहदा पढ़े हैं, सॉर्टिंग एल्गोरिथम अलहदा पढ़े हैं। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन में एक जो है वो मिस्टेक भी है, यहाँ सर्च की बजाय क्या आएगा, सॉर्ट आएगा, क्योंकि नीचे जो ऑप्शंस आ रहे हैं वो सॉर्टिंग एल्गोरिदम के हैं। तो यहाँ पे भी क्या आना चाहिए, इस सॉर्टिंग एल्गोरिदम कौन सा जो है वो बेहतर है लार्ज डेटा सेट के लिए। तो बड़े डेटा सेट पे हम क्विक सॉर्ट को जो है वो ज़्यादा एफिशिएंट मानते हैं इन गिवन सॉर्टिंग एल्गोरिदम्स में से। ठीक है। तो ये यहाँ पे एक इसमें तो मिस्टेक भी है, तो ये आप देख लीजिएगा कि इसका वैसे ऑप्शन बुक में भी डी लगा हुआ है। ठीक है। तो ये सॉर्टिंग एल्गोरिदम के हिसाब से होगा। उसके बाद सिक्स क्वेश्चन है कि डायनामिक प्रोग्रामिंग जो है वो कौन सी सिनेरियो में जो ज़्यादा यूज़फुल होती है। तो डायनामिक प्रोग्रामिंग ओवरलैपिंग सब प्रॉब्लम्स और ऑप्टिमल सब स्ट्रक्चर वाले प्रॉब्लम्स में ज़्यादा जो है वो बेहतर तरीके से काम करती थी, जिसका ऑप्शन होगा सी। उसके बाद सेवन्थ क्वेश्चन ये कहता है कि जी एल्गोरिदम जो कि डेटा को लिस्ट में स्टेप थ्रू करता है और स्वैप करता है एडजेसेंट एलिमेंट्स को, तो ये कौन सी सॉर्टिंग होती है, ये बबल सॉर्ट होती है। ठीक है। ये ऐसे ही काम करती है। उसके बाद है जी डेप्थ फर्स्ट सर्च की टाइम कम्प्लेक्सिटी। तो जी लास्ट हमारा टॉपिक यही था, वी प्लस सी हमने इसमें कवर किया था इसको। उसके बाद है जी टाइम कम्प्लेक्सिटी की बेस्ट डिस्क्रिप्शन कौन सी है। तो टाइम टेकन एज अ फंक्शन ऑफ इनपुट साइज। ठीक है, कि जब आपका इनपुट साइज इंक्रीज होता है तो कितना टाइम बढ़ता है, इनपुट साइज डिक्रीज होने पे कितना टाइम डिक्रीज होता है। उसके बाद एन लॉग एन किसकी कम्प्लेक्सिटी होती है। तो ये मर्ज सॉर्ट की होती है, क्योंकि इन बकाया जितनी भी सॉर्टिंग है ये सारे डिवाइड एंड कंकर पे काम नहीं करते। तो सिर्फ जो है वो बाइनरी सर्च डिवाइड एंड कंकर पे काम करता है, लेकिन वो लॉग एन में होता है। तो ये एन लॉग एन सिर्फ मर्ज सॉर्ट की ही कम्प्लेक्सिटी होती है। उसके बाद ये जो शॉर्ट क्वेश्चन हैं इनके मैंने नोट्स बनाए हुए हैं। अच्छा, अब कुछ क्वेश्चंस में जो है वो हमने पहले से वो कवर किए हुए हैं, तो वो मैं आपको समझाऊंगा नहीं, बस मैं आपको दिखा दूंगा कि इसका ये सोल्यूशन है। जो इस बुक में इस एक्सरसाइज में एक्स्ट्रा क्वेश्चंस पड़े हैं जो कि आपकी बुक में डायरेक्ट कवर नहीं किए गए, तो थोड़े से कंसेप्चुअल हैं, तो वो मैं आपको समझा देता हूँ। तो क्या कुछ स्टूडेंट्स के कमेंट आ रहे थे कि आप बुक पे ही यहाँ पे निशान लगवा दिया करें जो कि एक्सरसाइज जब हम सॉल्व करते हैं। तो ये चीज़ हम अप्लाई इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि ये जो क्वेश्चन हैं ये सारे के सारे लॉजिकल क्वेश्चन होते हैं, क्योंकि आपका पेपर भी जो है वो एसएलओ बेस्ड आना है, तो इसके जो क्वेश्चंस भी हैं ये एसएलओ बेस्ड हैं। तो अगर हम बुक वाले जो स्टेटमेंट्स हैं वो लिखेंगे तो वो तो एक चीज़ की एक्सप्लेनेशन है, यहाँ पे उस चीज़ का कंसेप्ट पूछा गया है। जैसे फॉर एग्जांपल फर्स्ट क्वेश्चन है कि वेल डिफाइन और इल डिफाइन प्रॉब्लम्स को हम कंप्यूटेशनल प्रॉब्लम सॉल्विंग के यानी तर्ज से कैसे डिफरेंशिएट करेंगे। तो इस चीज़ को बुक में एज इट इज़ नहीं बताया गया, तो यहाँ पे मैंने इसलिए इनके नोट्स बनाए हुए हैं। तो यहाँ सबसे पहले हमने कहा है वेल डिफाइंड प्रॉब्लम होती हैं जिनके गोल क्लियर होते हैं, इनपुट प्रोसेस वगैरह क्लियर होती हैं। इल डिफाइंड प्रॉब्लम होती हैं जहाँ पे गोल एम्बिगुअस होते हैं और इनपुट्स वगैरह क्लियर नहीं होती। तो ये आप यहाँ से याद कर सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन है कि कौन से स्टेप्स इन्वॉल्व है जनरेट एंड टेस्ट एल्गोरिथम में। 4 स्टेप होते हैं। पहले स्टेप में हम एक सोल्यूशन को जनरेट करते हैं, फिर टेस्ट करते हैं, चेक करते हैं एवेल्युएशन में कि क्या वो ठीक है या नहीं। अगर वो ठीक होता है तो स्टॉप हो जाता है, नहीं तो हम रिपीट ही काम करते रहते हैं। उसके बाद ट्रैक्टेबल और इनट्रैक्टेबल प्रॉब्लम्स को हमने कंप्यूटेशनल कम्प्लेक्सिटी के कॉन्टेक्स्ट में कंपेयर करना था। तो इसके जो 4 एस्पेक्ट्स हैं, सबसे पहले डेफिनेशन की बेस पे हमने इसको कंपेयर किया है। ठीक है। उसके बाद हमने कम्प्लेक्सिटी ग्रोथ यानी टाइम कम्प्लेक्सिटी कैसे बढ़ेगी, फिजिबिलिटी किसकी ज़्यादा बेहतर है, और एग्जांपल्स के तौर पे इन दोनों को हमने यहाँ पे कंपेयर कर दिया है। ठीक है। उसके बाद की आइडिया बिहाइंड ग्रेडी एल्गोरिदम्स कौन सा है। तो ग्रेडी एल्गोरिदम के बिहाइंड एक ही की आइडिया होता था कि वो लोकली ऑप्टिमल चॉइस चूज़ करता था। ये जो ग्रेडी एल्गोरिदम की वीडियो थी मैंने वहाँ पे इस चीज़ को समझाया था, वो वीडियो जाके देख लें, आपको चैनल पे प्लेलिस्ट मिल जाएगी।
उसके बाद एडवांटेजेस कौन से हैं डायनामिक प्रोग्रामिंग के, तो एक तो ये रिडंडेंट कैलकुलेशंस को रिड्यूस कर देता है, जो कि हमारी कैलकुलेशन बार बार आ रही होती हैं वो रिड्यूस हो जाती हैं, एफिशिएंसी बढ़ जाती है, ऑप्टिमल सॉल्यूशंस को ये इंश्योर कर रहा होता है। उसके बाद कम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स के लिए भी ये यूज़फुल है और बहुत सारी डोमेन्स पे ये अप्लाई होता है। उसके बाद उसने कहा है कि एडवांटेजेस आपने BFS यानी ब्रेथ फर्स्ट सर्च और डेप्थ फर्स्ट सर्च के उनको कंपेयर करना है। तो शॉर्टेस्ट पाथ की बेस पे हमने एक तो कंपेयर किया है, कंप्लीटनेस की बेस पे इनको कंपेयर किया है, मेमोरी यूजेज, ट्रेवर्सल नेचर और एप्लीकेशंस की बेस पे इनको हमने कंपेयर कर लिया है। उसके बाद एक प्रॉब्लम को स्मॉलर कंपोनेंट्स या एल्गोरिदम थिंकिंग्स में जो डिवाइड करने की एक टेक्निक होती है उसकी क्या इंपॉर्टेंस है एल्गोरिदमिक थिंकिंग में। तो ये डिवाइड एंड कंकर की यहाँ पे और डायनामिक प्रोग्रामिंग की बात कर रहा है, तो उसी चीज़ को हमने इस पैराग्राफ में कवर किए हुए। अगर आप चाहते हैं कि ये इनकी एक्सप्लेनेशन मैं आपको साथ समझाऊं भी, तो आपने कमेंट सेक्शन में बता देना है। मैं कोशिश करूंगा कि इसके ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो बना दूं। अगर मैं एक एक क्वेश्चन समझाने बैठ जाऊं तो ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। मैं आपको जनरल ओवरव्यू ही देता जा रहा हूँ, क्योंकि हमने लॉन्ग क्वेश्चन साथ साथ कवर भी करने और उनको मैंने साथ साथ समझाना भी है। उसके बाद कौन से की फैक्टर्स होते हैं किसी भी एल्गोरिदम की परफॉर्मेंस को एवेलुएट करने के, तो एक टाइम कम्प्लेक्सिटी होती है, एक स्पेस कम्प्लेक्सिटी, थर्ड जो है वो करेक्टनेस, ये बुक में नहीं है। ये एक एल्गोरिदम हमेशा ठीक आउटपुट दे रहा हो तो वो करेक्ट होता है। स्केलेबिलिटी के वो बड़ी इनपुट्स पे भी काम कर सके और वो सिंपल होना चाहिए और मेंटेनेबल उसका कोड भी होना चाहिए। उसके बाद इसके जो लॉन्ग क्वेश्चन बुक में दिए हुए हैं ये सारे के सारे जो है वो SLO बेस्ड हैं ये भी, तो इसको भी हम बुक से निशान नहीं लगा सकते। अच्छा, ये जो नोट्स में मैंने वर्डिंग यूज़ की है ये बुक वाली ही है, तो आप यहाँ से याद करें या बुक से याद करें बात एक ही हो जाएगी। आप कोशिश करें नोट्स से याद कर लें। मैंने लॉन्ग क्वेश्चंस के नोट्स अलग-अलग पेजेस पे बनाए हुए हैं, बीच में मैंने पेज को ब्रेक कर दिया था ताकि आप नोट्स अलग भी एक एक लॉन्ग क्वेश्चन के बना पाएँ। अब पहला क्वेश्चन वो ये कहता है कि आप एक डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन दें कि कैसे हार्टिंग प्रॉब्लम को हम अनसॉल्वेबल कंसिडर करते हैं और इसकी कंप्यूटर साइंस में क्या इम्प्लीकेशंस हैं। तो हार्टिंग प्रॉब्लम एक फेमस प्रॉब्लम है कंप्यूटर साइंस में। ये इसकी क्या डेफिनेशन है, ये क्या चीज़ जज करता है, ये बताता है कि आप एक ऐसा एल्गोरिदम बनाएं जो कि कोई भी प्रोग्राम हम उसको इनपुट के तौर पे पूरा प्रोग्राम भेजें, वो बता दे कि ये प्रोग्राम कब रुकेगा या ये फॉरएवर चलता रहेगा। अब एलन ट्यूरिंग ने जो 1936 में ये चीज़ प्रूव की थी कि ऐसा प्रोग्राम बनाना पॉसिबल ही नहीं है। उसके पीछे रीज़न यही है कि प्रोग्राम जो है वो बहुत सारे कम्प्लेक्स होते हैं, उसमें लूप्स हो सकती हैं, रिकर्जन्स हो सकती हैं, कंडीशंस हो सकती हैं और ये सारी चीज़ें अनप्रेडिक्टेबल डेटा के ऊपर काम करती हैं। जैसे एक क्वेश्चन है वो कहता है कि आप 0 से स्टार्ट लें और एंडिंग नंबर यूज़र बताए और ये प्रोग्राम कब ख़त्म होगा। अब यूज़र की इनपुट आएगी तो पता चलेगा ना कि ये प्रोग्राम कब ख़त्म होगा। यूज़र 100 इनपुट कराता है तो 100 यूनिट टाइम बाद ख़त्म हो जाएगा। यूज़र करोड़ इनपुट करवा देता है तो करोड़ यूनिट टाइम बाद ख़त्म होगा। तो आप इवेंचुअली ये डायरेक्ट नहीं कह सकते कि ये प्रोग्राम कब रुकेगा, ये चलता रहेगा, ठीक है। उसके बाद कुछ प्रोग्राम में हम उसकी हाल्टिंग तब तक पता ही नहीं कर सकते जब तक उसको चलाते नहीं हैं। या कुछ प्रोग्राम ऐसे होते हैं जो कि इन्फिनिट टाइम के लिए चलते रहते हैं, वो कभी रुकते ही नहीं हैं, तो उनकी जो है वो हाल्टिंग भी हम नहीं बता सकते कि ये कब रुकेंगे। अब इनकी इम्प्लीकेशंस क्या हैं कंप्यूटर साइंस में। एक तो है लिमिट्स ऑफ कंप्यूटेशन, ठीक है। ये प्रूव करता है कि कंप्यूटर में जो है वो बाउंड्रीज़ हैं कि कंप्यूटर क्या अचीव कर सकते हैं और हर प्रॉब्लम कंप्यूटर के एल्गोरिथम्स के थ्रू सॉल्व नहीं हो सकती। उसके बाद प्रोग्राम एनालिसिस लिमिटेशन में हम ये कहते हैं कि नो सॉफ्टवेयर टूल कैन परफेक्टली चेक वेदर एवरी प्रोग्राम विल फिनिश, कि कोई भी एक ऐसा सॉफ्टवेयर नहीं है जो ये बता दे कि लूप एक जो फॉरएवर लूप है वो कब ख़त्म होगी, ये लूप फॉरएवर चलती रहेगी या नहीं चलती रहेगी, ठीक है। ये इसका डिबगिंग और कंपाइलर डिज़ाइन और प्रोग्राम वेरिफिकेशन पे काफ़ी इफेक्ट होता है। उसके बाद सॉफ्टवेयर की रिलायबिलिटी, ठीक है। जैसे हम कहते हैं कि कुछ बग्स जो हैं जो कि इन्फिनिटेड लूप में आते हैं वो ऑल केसेस में डिटेक्ट नहीं हो सकते, ठीक है। तो आपको जो है वो पूरी की पूरी टेस्टिंग करनी पड़ती है, ह्यूरिस्टिक टेस्टिंग करनी पड़ती है, तब आपको पता चलता है। उसके बाद इसकी थ्योरेटिकल सिग्निफिकेंस भी है, ठीक है, कि इसकी कोई कंप्यूटेशनल थ्योरी नहीं है जो बता दे कि एक प्रोग्राम कब ख़त्म होगा। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये कहता है कि आप कैरेक्टरिस्टिक्स सर्चिंग प्रॉब्लम्स के, जिसमें लीनियर सर्च और बाइनरी सर्च, उनको कंपेयर करें, ठीक है। तो लीनियर सर्च भी हमने पहले कवर किए हुए। वैसे हमने सबसे पहले कहा कि सर्चिंग प्रॉब्लम क्या होते हैं। ये वो होते हैं जब आपको कोई एलिमेंट फाइंड करना होता है। इसमें हम क्या करेंगे, एक इनपुट डेटा भेजेंगे, टारगेट वैल्यू भेजेंगे और एक मेथड बताएंगे किस मेथड के थ्रू चीज़ सर्च करनी है और वो पोजीशन बता देगा। लीनियर सर्च हमने पूरे डिटेल में वीडियोस में पढ़ा हुआ है, आप जाके वीडियो देख लें, आपको ये सारी थ्योरी समझ आ जाएगी। बाइनरी सर्च भी हमने पढ़ा हुआ है, ये भी आप जाके देख लें। बस इन कंक्लूजन यही है कि लीनियर सर्च जो है ये थोड़ा सा प्रैक्टिकल होता है और बाइनरी सर्च जो बड़े डेटा है उसके लिए एफिशिएंट होता है। स्मॉल डेटा सेट्स पे बाइनरी सर्च इतना मज़े का नहीं चलता, लीनियर सर्च ही वहाँ यूज़ किया जाता है।
उसके बाद है जी ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम, आपने चैप्टर के बिल्कुल शुरू शुरू में पढ़े थे, उसकी एप्लीकेशंस क्या हैं रियल वर्ल्ड सिनेरियोज में। तो ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम वो होती हैं जहाँ पे आपको बेस्ट पॉसिबल सोल्यूशन तमाम सोल्यूशन में से फाइंड करना होता है। तो इसमें ऑब्जेक्टिव फंक्शन आपका इन्वॉल्व हो जाता है, यानी आपको तमाम सॉल्यूशंस देखने पड़ते हैं। इसमें कई बार कंस्ट्रेंट्स भी आ जाते हैं, आपको रूल्स बता दिए जाते हैं कि इन रूल्स की बेस पे आप पॉसिबल सॉल्यूशन फाइंड करें। उसके बाद इसके रियल वर्ल्ड जो है एप्लीकेशन कहाँ है, रूट प्लानिंग में है, जो गूगल मैप के थ्रू शॉर्टेस्ट पाथ फाइंड होती है। तो वहाँ पे हम यही ऑप्टिमाइजेशन ही कर रहे होते हैं कि जो सबसे शॉर्टेस्ट पाथ है वो हमें बताई जाए। उसके बाद जब आप रिसोर्सेज एलोकेट करते हैं कंपनीज में या कहीं पे भी अपनी एक जॉब जहाँ पे आप करते हैं वहाँ पे रिसोर्सेज एलोकेट की जाती हैं। तो रिसोर्सेज ऐसे एलोकेट की जाती हैं कि प्रोडक्टिविटी ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ सके। उसके बाद आपने स्केजुलिंग या शेड्यूलिंग करनी होती है, ठीक है, ताकि तमाम फ़्लाइट्स का जो है वो कॉस्ट मिनिमाइज भी हो जाए और तमाम के तमाम पैसेंजर्स भी चले जाएं। तो वहाँ पे भी ये यूज़ होता है। नेटवर्क ऑप्टिमाइजेशन में भी इसका यूज़ होता है, फाइनेंस में भी आप यूज़ कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कि जी आपने कहाँ कहाँ इन्वेस्ट करना है, कहाँ कहाँ रिस्क कम है वहाँ आप इन्वेस्ट करें। तो इस तरह की इसकी कुछ एप्लीकेशन होती हैं। उसके बाद आपने आगे जी बबल सॉर्ट एल्गोरिदम का प्रोसेस पूरा बताना है और उसकी कम्प्लेक्सिटी बतानी है। बबल सॉर्ट भी हमने वीडियो में कवर किया था, उसकी कम्प्लेक्सिटी भी हमने वहाँ पे कवर की थी और इसको हमने एक और सॉर्टिंग एल्गोरिदम के साथ कंपैरिजन करना है। तो मैंने इसको सिलेक्शन सॉर्ट के साथ यहाँ कंपेयर किया हुआ है, तो ये भी आप यहाँ पे देख लीजिएगा। इससे कंपैरिजन में पहले हमने बेस्ट केस कंपैरिजन किया, फिर एवरेज केस में कैसा काम करता है, वर्स्ट केस में नंबर ऑफ स्वैप्स केस में कितने ज़्यादा हैं और प्रैक्टिकल यूज़ किसका कम है या ज़्यादा है। उसके बाद जी टाइम कम्प्लेक्सिटी और स्पेस कम्प्लेक्सिटी में क्या डिफरेंस है। तो टाइम कम्प्लेक्सिटी ये बताता है कि रन टाइम ऑफ एल्गोरिदम जो है वो इंक्रीज़ होता है या नहीं, और स्पेस कम्प्लेक्सिटी ये बताती है कि एक सॉफ्टवेयर को कितनी अमाउंट ऑफ मेमोरी चाहिए एग्जीक्यूशन के दौरान। इन दोनों का डिफरेंस भी हमने बताना था कि कहाँ कहाँ पे ये अप्लाई होते हैं, इनका क्या क्या यानी कि बेनिफिट्स या डिसएडवांटेजेस हैं या कोई इसके रिलेटेड क्या इन्फॉर्मेशन है वो हमने सारी बतानी थी की डिफरेंसेस में। तो एक तो डेफिनेशन हमने बताई है, ठीक है, फिर इसको कैसे मेजर किया जाता है, गोल क्या होता है और एग्जांपल कौन कौन सी हैं, फिर इनके एल्गोरिदम की चॉइस पे क्या इम्पैक्ट्स हैं। ये हमारा यहाँ पे लास्ट क्वेश्चन था कि एक स्पेस कम्प्लेक्सिटी और टाइम कम्प्लेक्सिटी कैसे इफेक्ट करती है कि आपने एक प्रॉब्लम के सोल्यूशन में कौन सा एल्गोरिदम चूज़ करना है। तो जब आपका टाइम क्रिटिकल सिनेरियो में जाएंगे आप, क्या आपका टाइम आपने बचाना है, जैसे रियल टाइम सिस्टम होते हैं, आपने पैसे भेजने हैं कहीं, तो बैंकिंग सिस्टम्स के थ्रू हम पैसे भेजते हैं तो वहाँ हमें शॉर्टेस्ट से शॉर्टेस्ट टाइम में ही अपनी ट्रांजैक्शन भी करनी होती है और हमारे पैसे बैंक अकाउंट से भी कटवाने होते हैं, ठीक है। तो वहाँ पे हम टाइम कम्प्लेक्सिटी को मद्देनज़र रखेंगे। जहाँ पे आपकी मेमोरी लिमिटेड हो, ठीक है, जैसे मोबाइल फ़ोन के लिए आप कोई ऐप बना रहे हैं वहाँ पे मेमोरी लिमिटेड है आपके लिए, तो फिर आप स्पेस कम्प्लेक्सिटी को ध्यान में रखेंगे। और कई बार आपको बैलेंस डिसीजन भी लेना पड़ता है, आप दोनों फैक्टर्स को ध्यान में रखना पड़ता है। तो ये नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे और पिन कमेंट में भी मिल जाएंगे। ये नोट्स आप डाउनलोड कर लीजिएगा। आई होप ये नोट्स आपको वैसे थोड़े बहुत समझ आ गए होंगे। मैंने इनको ज़्यादा डिटेल में खुद ही कवर नहीं किया क्योंकि वैसे भी आपने इनको याद करना है, तो इनमें जितनी भी चीज़ें समझाने वाली थी वो मैंने साथ कोशिश किया कि आपको समझा दूँ। बकाया हमने इस पूरे चैप्टर की जब वीडियोस बनाई हैं तो वहाँ पे हमने टॉपिक्स पहले कवर किए हुए हैं। तो आपको जो भी क्वेश्चन यहाँ पे मिल रहे हैं तो आप उसके स्पेसिफिक टॉपिक की जाके पहले वीडियो देखें और वीडियो देखने के बाद जब उसका शॉर्ट क्वेश्चन का आंसर आप पढ़ेंगे तो इंशाल्लाह आपको वो आंसर जो है वो ऑटोमेटिकली समझ आ जाएगा। इस पूरे चैप्टर की वीडियोस पहले से अपलोडेड है मेरे चैनल पे और इवन के इससे पिछले चैप्टर्स की वीडियोस भी अपलोडेड हैं। तो अगर आपने पिछले टॉपिक्स में से कोई टॉपिक देखना है तो आप मेरे चैनल पे जाके वो भी देख सकते हैं। और इन नोट्स को भी आपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट सेक्शन में से जाके डाउनलोड कर लेना है। आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आप लोगों को आज की वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम लोग चैप्टर नंबर 4 जो है हमारा वो स्टार्ट कर देंगे, जिसमें हमारा पहला टॉपिक होगा लिस्ट वाला। तो आप नेक्स्ट वीडियो लाजमी देखिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।